नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं पवन कुमार, मेंटर पॉलिटिकल साइंस, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं शुरू कर रहा हूं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले आपने ऋषभ सर का रीजनिंग, सूरज सर का हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जो कि आपके BHU एंट्रेंस के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ऐसा तो सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ही कम पढ़कर बहुत ही इजी वे में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चन का तो मैं नहीं बता सकता कि कितने क्वेश्चन इससे पूछेंगे, होना कभी 2, कभी 4, कभी 10 क्वेश्चन ही पूछ दे। तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप पहले से अवगत होंगे, चाहे आप सुबह की अखबार देख ले या शाम का न्यूज़ देख ले टीवी पर। आपको सभी जगह राजनीति की चर्चा देखने को मिलता होगा। जो चाहे आपके गांव में चुनाव हो या शहरों में म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो, आप राजनीति से अवगत रहते होंगे। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानते तो होंगे, लेकिन टू दी पॉइंट जो होता है, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, वो आप अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए होंगे तो उसके लिए आप एक नोट बनाते होंगे, लिखते होंगे पॉइंट को। तो उसी प्रकार मेरे सब्जेक्ट के लिए भी आप एक कॉपी ले लीजिए और उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षर में लिख दीजिए पॉलिटिकल साइंस नोट्स। और जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। आज तो मैं जो बता रहा हूँ वो है बेसिक और सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना मेहनत कर देते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको सबसे पहला क्या बेसिक क्या है, उद्देश्य क्या है कि BHU के द्वार तक आना। तो मैं उसके लिए आपको एक ऐसा सिलेबस बनाया हूँ जिससे कि 90 से 95 तक का क्वेश्चन वहीं से पुट अप होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5% के लिए आप मोटा चीज़ पढ़ोगे? नहीं। इसलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है, ताकि आपका मेन मोटो वही रहे। इसके अलावा भी बात करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट्स कीजिएगा, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो अच्छे से कीजिएगा। बाकी आपका एंट्रेंस निकलवाने की गारंटी हमारी है। तो आइए अब बात करते हैं सिलेबस की। आप पॉइंट टू दी पॉइंट अपने नोट्स में नोट्स के लिए करते जाइएगा। पहला सिलेबस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान। संविधान क्या है? जैसे कि आप एक परिवार में रहते होंगे, तो किसी भी परिवार हो या समाज हो, सभी को चलाने के लिए एक नियम और कानून की ज़रूरत होती है। तो क्या लगता है कि भारत इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए क्या बिना नियम कानून के चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा। तो इसलिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं जिसके थ्रू आपको चलना है। तो वही है संविधान। संविधान क्या है? एक नियमों का तख्ता है, यानी नियमों का संग्रह है। ये बुक जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? इसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। तो इसी के देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और संवैधानिक विकास, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप सभी व्यक्ति पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से। उसके बाद देखिए कि देखिए अब कोई भी चीज़ होता है विकास कैसे करता है। ऐसा थोड़ी था होता है कि कोई चीज़ बच्चा जन्म लिया और सीधे बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। एक प्रोसेस होती है, क्रम होती है विकास करने का। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पर क्या था, पहले अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने लगभग भारत पर 300 सालों का शासन किया। तो उनको भी भारत पर शासन करने के लिए, इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़े थे। तो वही नियम धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़े एक नियम कानून का रूप धारण कर लिया, और उसी के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो इसमें हम बात करेंगे वहीं से आपके जितने एक्ट हैं उसके बारे में। अगला टॉपिक हम देखते हैं, क्या है हमारा संविधान का परिचय। अब संविधान बन गया तो उसके बारे में आपको जानना है ना, कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, उसको कौन कौन लोगों ने बनाया, उसमें क्या क्या अधिकार दिया गया, क्या क्या कर्तव्य दिया गया है, कौन कौन व्यक्ति उसमें इंक्लूड थे, या उसमें और कौन कौन व्यक्ति आने वाले हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे हम संविधान का परिचय में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम इसको विस्तार से जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ
पॉइंट से, यानी आप उस सिलेबस से परिचय हो जाना चाहिए कि क्या क्या है पढ़ना। यानी जब आप पॉलिटिकल साइंस के मेंबर बनने वाले हो, आप किसी के सदस्य, किसी घर जाते हो किसी के, तो उसके सदस्य से पहले मिलते हो ना कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, ये सब जानते हो। तो उसी प्रकार आज सिर्फ हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं कि वो क्या है। अगला टॉपिक है पॉइंट 3। आप पॉइंट 3 लिखिए और नोट कीजिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। देखिए, जब हमारा संविधान बनने लगा था तो हमारा संविधान निर्माताओं को लगा कि जो पहले अंग्रेजों के शासन में क्या था कि आपको ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है, यदि ऐसा करोगे तो सीधा जेल जाओगे। तो यही हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कोई ऐसा सरकार न आ जाए कि देश की जनता को फिर से कुचल दे, फिर से उन्हें बेड़ियों में जकड़ दे। इसीलिए हमें एक अधिकार दिया गया था। वो अधिकार किसके खिलाफ दी जाती है? अधिकार है हमारे राज्य के खिलाफ, यानी राज्य आपके साथ भेदभाव न करे, आपको दबाए नहीं, आपको स्वतंत्रता प्रदान करे, आप कहीं भी घूम फिर सको, आप कुछ भी बोल सको, कुछ भी खा पी सको। ये आपकी स्वतंत्रता के लिए बनाया गया था, ये अधिकार दिया गया था। ये फोटो देखिए, क्या है? ये है जज साहब है, जुडिशरी है, ये स्टेट है, ये हम लोग हैं, बच्चे हैं। ये क्या है? हमारे अधिकारों का रक्षा करता है कि राज्य आपके अधिकार जो दिया गया, आपके पावर जो दिए गए हैं, वो उसकी अनदेखी न कर सके, राज्य आपको दबा न सके। आप कुछ काम करना चाहते हो, लीगल काम, ऐसा काम नहीं जो कि इलीगल हो, तो राज्य आप पर दबाव न बना सके। आपको काम का अधिकार होना चाहिए, आपको घूमने फिरने के अधिकार होने चाहिए, आपको स्वतंत्र रूप से कहीं जाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमें अधिकार कौन देता है? हमारा संविधान देता है। कोई राज्य हमें अधिकार नहीं देती है कि लो बेटा मैं तुमको ये अधिकार दे दिया, नहीं। राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार को दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माता पहले जानते थे कि ये डोरेमोन आएगा और हमारे बच्चों का अधिकार का हनन करेगा, इसलिए पहले लिख के रख दिया था। और लिखने के बाद भी यदि जो कोई उसको उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो चचा को बैठा दिया है काला कोट पहना के कि देखो इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव करने की कोशिश करे, कोई मोटा डोरेमोन आए तो उसके लिए हथौड़ा भी दे दिया था कि पीट देना उसको। तो देखिए लेके खड़ा है कि इधर आने का नहीं। तो ये था हमारे अधिकार की बात। अब देखिए जब अधिकार आती है बाबू, तो ये देखिए अधिकार है, ये सब अधिकार हमारे राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, यानी मैं हूँ और चाहे कोई ऑफिसर हो, सब संविधान की नज़र में एक है। तो ये राइट टू इक्वलिटी, जिसे आप देखते होंगे पहले के समय में कोई बहुत बड़े व्यक्ति है या कोई छोटा है तो उनको कुछ विशेष अधिकार मिलता था। अंग्रेजों के समय में वो बड़े कुर्सी पर बैठते थे, हम नीचे कुर्सी पर बैठते थे। जो कभी कभी ऐसा भी होता था कुछ क्षेत्रों में कि कुछ लोगों को जो गरीब है या नीचे कास्ट के हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें रेस्टोरेंट में भी नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर कुओं में पानी पीने की भी आज़ादी नहीं थी। तो इसलिए हमें कुछ अधिकार दिया गया कि आप राइट टू इक्वलिटी, समान हो, सब समान है हमारे सरकार की नज़र में, संविधान की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है। दूसरा था राइट टू फ्रीडम, आप कहीं भी घूमो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, ये अधिकार था। कुछ भी बोलो, अरे बोलने में कोई, लेकिन बोलिए वहीं तक जहाँ तक कि दूसरे का अधिकार का हनन न करे। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके साथ कोई शोषण न कर पाए इसके बारे में। तो ये सब जब हम टॉपिक पर आएंगे तो विस्तार से बताएंगे। अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका अधिकार नाम है मौलिक कर्तव्य। देखिए जब अधिकार आता है ना तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी आती है। क्यों? जैसे कि आप परिवार के सदस्य हो तो आपके पिता के प्रति कुछ अधिकार होंगे। जैसे आप पढ़ाई करने बाहर जाओगे तो आपका अधिकार है कि पिताजी से पैसा मांगो कि पिताजी हमको पढ़ने के लिए पैसा दीजिए। तो इसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी बनता है कि पिताजी का आदर कीजिए, पिताजी का पैर छूइए। जब आप बड़े आदमी बनिएगा तो आपका कर्तव्य बनेगा कि पिताजी का सहारा बनिए। तो ये सब कर्तव्य था। तो देखिए ये बोल रहे हैं अम्बेडकर जी क्या है, मेरे बच्चों मुझे लगा था तुम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझो कि आपकी कर्तव्य क्या है। अब मानिए कि आप परिवार में हैं, आप अपने पिताजी से अच्छे से बात कर रहे हैं क्योंकि उनसे आपको कुछ मिल रहा है, लेकिन आप दादाजी को अपमानित कर रहे हैं, तो क्या यह सही है? नहीं ना। तो ये कर्तव्य उसी प्रकार से हमारे संविधान में बनाया गया था कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका आप आदर कीजिए, हमारा जो झंडा है उनका रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये सब आपके मौलिक कर्तव्य थे। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया है। इसके अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स तो समझ गए,
ये क्या होता है, अधिकार है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी, पॉलिसी भी जस्ट एक तरह से फंडामेंटल राइट्स की तरह ही है, परंतु ये ऐसा राइट्स है जिसके उल्लंघन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन वही फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, यदि आपका वो चीज़ उल्लंघन होता है, जैसे कि आपको कहीं घूमने जाने से रोका जा रहा है, तो क्या है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचोगे कि देखिए हमको रोका जा रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है, डीपीएसपी में क्या है कि आपको वो अधिकार दिए गए हैं जो कि स्टेट की इच्छा पर निर्भर करता है। आप यदि स्टेट ऐसा काम नहीं करता है तो इसके लिए आप ये नहीं बोलोगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे उदाहरण स्वरूप में बताता हूँ, जैसे आप घर में हो या बाहर कहीं गए हो, तो क्या होता है, कुछ व्यक्ति का कर, जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको हम पैसा देना चाहिए, माने कि 10 रुपये का के दे दिए। यदि आप पैसा नहीं देते हो तो क्या वो गरीब भिखारी चला जाएगा कोर्ट क्या कि देखिए मुझे पैसा नहीं दे रहा था, ये ऐसा नहीं है ना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा इच्छा है। तो वही डीपीएसपी जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य की इच्छा पर डिपेंड करती है कि हमको ये करने चाहिए। मानिए किसी गांव में भूकंप आ गया या सुनामी आ गई या फिर कोई आपदा आ गई, तो वह राज्य का कर्तव्य होता है, यानी कि राज्य का एक कर्तव्य समझिए कि वो उसका उपचार करे। यदि मानिए कि आपको कभी कभी को आपके गांव में कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ हुआ, राज्य आपको 2 दिन के अंदर नहीं कुछ उपलब्ध कराता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये जैसे कि देखिए फिगर से देखते हैं, समझते हैं। ये व्यक्ति है भिखारी, एक सज्जन पुरुष आए, इनको कंबल दे दिया, तो ये कंबल महान पुरुष के इच्छा पर डिपेंड करती थी कि आपको कंबल दे या ना दे। अब ये कंबल नहीं देंगे तो क्या दूसरा भिखारी केस कर सकता है कि देखिए हमें कंबल नहीं मिला। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में यदि एक व्यक्ति को कंबल मिलता है और आपको कंबल नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि भाई देखिए इसको मिला हमको ना मिले। एग्जाम्पल करते हैं हम बीएचयू एंट्रेंस की ही। मानिए आप 2 दोस्त हो, एक दोनों इक्वल नंबर लाए हो और एक का एंट्रेंस एडमिशन हो जाता है बीएचयू का, आप करना होता हो, तो यहाँ पर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है और आप इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हो। परंतु क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये ही होता है कर्तव्य यानी नीति निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल राइट्स में यही अंतर है। जब टॉपिक पर आएंगे तो और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और मज़े लेके पढ़ाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 6ठा टॉपिक की ओर, जिसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट जो दिख रहा है, आपका जितना भी सिलेबस है, जितना भी पॉलिटिकल साइंस है, जो आपको पढ़ना है, यही बाबा के आगे पीछे घूमना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेन है पार्लियामेंट। जो हम पहला टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वो पार्लियामेंट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको मेन पढ़ना यही, घूम फिर के आना है यहीं। तो पहले हम इसी के बारे में पढ़ लेंगे क्यों ना, कि ये है क्या, इसके बारे में तो जान लें ये क्या। तो देखिए पार्लियामेंट का फोटो आपको दिख रहा होगा, अच्छा है, देखते इसी में अगला फोटो क्या है। हाँ, जब आप पार्लियामेंट नाम सुनते होंगे सिर्फ आपको ये बिल्डिंग याद आती होगी कि बिल्डिंग है पार्लियामेंट ये है, लेकिन अंदर ले चलते हैं आपको, देखिए कैसा है। इसी दिख रहा है, एक ये एक बाबा बैठे हुए हैं। ये है जो ग्रीन कारपेट वाला दिख रहा है, ये है लोकसभा, जिसमें मोदी जी बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जिसमें नायडू जो है, ये है प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रपति। जब देखिए क्या है, पार्लियामेंट क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कि नियम बनाते हैं। तो नियम बनाने का क्या एक व्यक्ति बना सकता है क्या, नहीं ना। तो इसमें जो है आपके चुने हुए व्यक्ति आते हैं, इसमें भी चुने हुए आते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं राज्यसभा। और तीसरे होते हैं ये, इनके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले देखते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या होता है, जहाँ पर आप जो सीधे चुनते हो व्यक्तियों को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सांसद का चुनाव होता है, तो जो आप डायरेक्ट चुनते हो जो इसमें आके बैठते हैं। और जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जो चुनते हैं वो यहाँ आते हैं राज्यसभा। और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति को, तो आप जानते होंगे। तो कोई भी कानून बनती है तो पूरा संसद कानून बनाने का काम करता है। और संसद का मतलब कोई एक नहीं, ये तीनों मिल के संसद है। ऐसा नहीं सोचिएगा किसी चीज़ को संसद बोल दे सकते हैं या इसको बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं, तीनों मिलके। क्योंकि कोई भी कानून जब बनती है तो पहले या तो ये पारित करे या ये पारित करे, ये पारित करने के बाद इनमें, इनको पारित करने के बाद इनमें, उसके बाद फाइनली जो देखिए बैठे हुए हैं बेचारे हाथ बैठ के कि जल्दी से बिल पारित करो और मेरे पास लाओ। जब तक ये साइन नहीं करे तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। तो देखिए फाइनली उन्हीं के पास जाता है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा लोग रहते हैं। इसमें देखिए बेंचेज खाली है
और ही तो बेचारा अकेले बैठे हुए हैं। तो ये आपको संसद का अंदरूनी भाग है। जब मैं आऊँगा संसद में तो तीनों के बारे में बताऊँगा मज़े से, क्या कर्तव्य इनके भी, कुछ चुनाव करने के तरीके होते हैं, इनके कानून बनाने के तरीके होते हैं। आप सेशन उसन भी उसमें चला जाएगा, मज़े से पढ़ा जाएगा। लेकिन बस मिल लीजिए अभी तीनों से। हेलो बोल गया रामनाथ जी को। चलिए अगला, ये देखिए आपका न्यायपालिका है, हथौड़ा ये क्या है, इसको बोलते काटने वाला लेके चाकू बड़ा है। तो देखिए इनका क्या काम है न्यायपालिका का। ये तीनों व्यक्ति ने तो कानून बना दिया भाई, तीनों बना दिए कानून कि चलो मैंने कानून बना दिया, अच्छा सा होना हो, इनका अपना हित हो कानून में कि मानिए इन्होंने ऐसा कानून बना दिया तीनों मिलके कि भाई आज हमने चुनाव जीता है तो आज के बाद अगला चुनाव होगा 50 सालों बाद, इससे पहले हम घसकेंगे नहीं। तो वही बैठे हुए हैं हथौड़ा लेके कि देखो ज़्यादा बढ़ने का नहीं, काट दूंगा। ये है जुडिशरी। मैं बात कर रहा हूँ अब न्यायपालिका की, जुडिशरी के। वो क्या करता है, कानून तो बनाओ लेकिन अपने हद में बनाओ। वो जो किताब था ना उसको पढ़ के बनाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो आप। ऐसा बनाओगे तो हम हैं आगे बीच में खड़े। तो इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से हमारे संविधान की रचना की थी कि कोई व्यक्ति मनमानी न कर पाए, चाहे वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो। ये कानून आप जानते होंगे, लेजिस्लेटिव जो होता है कानून बनाने का काम किया, कानून को बना दिया लेकिन कायदे में। दूसरा था एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होता है, जो कानून को लागू करता है। अब ऐसा नहीं कि आप लागू करने के लिए कुछ भी कर दो, आप करो लागू लेकिन एक लिमिट दायरे में। यदि आप कुछ ऐसा करते हो तो न्यायपालिका है। तो इस प्रकार न्यायपालिका के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया जाएगा, हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा। तो उसमें क्या, उसके जज कितने होते हैं, जजों का काम क्या होता है, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब टॉपिक पर आएंगे। चलते हैं अगला टॉपिक पर। ये क्या है, चुनाव। इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानते होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो आप भी देखते होंगे, गाँव में हो या शहर में हो, आप तो 3-4 इलेक्शन देखते ही होंगे। एक पंचायत का देख लेते होंगे, एक लोकसभा का देखते होंगे, एक विधानसभा का देखते होंगे। तो उस चुनाव के बारे में अब तो चर्चा भी होती होगी गांव में कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि बेटा ये बताओ आप किसको वोट दोगे या किसको वोट देनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना कि आप मोदी जी को दोगे या किसी और को दोगे। तो वो तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्या कि चुनाव में खड़ा होने का मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। चुनाव में खड़ा होने के लिए कुछ पैसा भी देना होता है। ऐसा नहीं कि सारे पूरे के पूरे हम भी खड़ा हो जाएंगे। अरे कम से कम हारे लेकिन हारे हुए विधायक तो कहलाएंगे ना, क्योंकि गांव में एक प्रचलन होती है, जो जीतता है विधायक उसको विधायक जी कोई नहीं कहता, लेकिन जो हारता है उसको विधायक जी सब बोलते हैं। तो ये ट्रेंड हो जाएगा नहीं तो विधायक जी कहलाने का। इसलिए कुछ उसमें नियम है, कुछ कानून है, कुछ पैसे रखे गए हैं कि देखो कुछ पैसे दो। जैसे आप देखते हो कुछ फॉर्म भर दो तो पैसा लगता है ना, उसी पैसे में भी कुछ पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि हम भी खड़े हो जाए। और हम लोग को एज युवा को ज़्यादा वो जोश रहता खड़ा होने का, लेकिन इसलिए एज भी रख दिया है कि भाई 25 साल के हो, क्या 25 साल के हो तो खड़े हो, नहीं तो बैठे रहो। ये बात है। फिर पंचायती राज में जाएंगे तो उसके लिए चुनाव की अलग व्यवस्था है। तो जब टॉपिक पर आएंगे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, लगता चुनाव का रेट आ गया है। फिर देखिए इधर, अब देखते हैं एक चीज़ और है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है चुनाव में, बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो एक लगभग आधा पार्ट इस पर आपको मिलेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। जैसे कि आप देखते होंगे दल बदल कानून, जैसे कि कोई व्यक्ति इधर से जीता और दूसरे पार्टी में जाकर मिल गया तो उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसको रोकने के लिए एक हमारे सरकार ने कानून बनाया कि यदि कोई व्यक्ति, मानो कि मैं किसी छोटे पार्टी से खड़ा होकर चुनाव जीत गया और मैं सोचा कि बड़े पार्टी में जाके मिल लूँ, मानो कि मैं एक छोटे पार्टी से जीता और बीजेपी में शामिल हो गया, तो चुनाव आयोग खड़ा है कि भाई देखो जहाँ से जीत के आए हो वहीं खड़ा रहने का, इधर हिलने का नहीं। यदि आप खड़े उछलते हो ज़्यादा स्प्रिंग लेके तो सीधे आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए खड़ा है ये। तो इसलिए ये आती है। आपको जब चुनाव में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से तस्वीरें देखने को मिलेंगे, अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। बस जब आप सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आप सिलेबस देख लीजिए, पर इंट्रोडक्शन है ये मेरा। तो एक चीज़ और बता देता हूँ महत्वपूर्ण जानकारी कि जो बच्चे चाहते हैं कि BHU में एडमिशन हो, BHU में पढ़ने की इच्छा रखते हैं,
वो जल्द से जल्द हमारे जो BHU वर्ल्ड का जो कोचिंग है, शिक्षा वर्ल्ड, उसको जल्दी से इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और जल्द से जल्द एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका भी सपना साकार हो सके और आप भी BHU के द्वार तक आ सके। चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, 9वां पंचायती राज। पंचायती राज, अब ये शहरों वाला मत सोच लीजिएगा कि मैं तो शहर में रहता हूँ, मैं पंचायती राज क्यों पढ़ूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्योंकि आती है पंचायती राज से, तो आप शहर में रहो या कहीं रहो, आपको पढ़ना तो है, क्योंकि आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करनी है, सबसे बड़ी बात है। और जो गांव में रहते हैं उनको भी पढ़नी है म्यूनसिपालिटी, कि म्यूनसिपालिटी क्या होती है, चुनाव किस प्रकार से होते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए क्या है, पंचायती, ग्राम पंचायत दिख रहा है, ये मुखिया जी है लगते हैं, और ये सब गाँव के लोग। उसमें क्या होता है, देखिए पंचायती राज बना क्यों था, पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। कि देखिए अब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य होता है, तो सभी व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या, नहीं हो नहीं उनको पता भी नहीं पता चल पाता था कि चुनाव क्या होता है क्या नहीं होता है। उनके जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी वो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इसलिए सभी लोगों को राजनीति से जोड़ने के लिए हमारे राजनीति की पृथक्करण किया गया था। तो इसलिए उसमें एक आया था पंचायती राज, यानी ग्राम पंचायत, यानी सभी ग्राम में एक पंचायती का गठन किया जाए ताकि सभी लोग राजनीति से जुड़ सके। देखिए अब मानिए कि किन्हीं गुप्ता जी को कोई समस्या हो गई गांव में, तो क्या सीधे वो उठाएंगे झोला पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री के पास या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री के पास, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो मुखिया जी के पास जरूर पहुंच जाएंगे कि देखिए मुखिया जी मेरी बैल है, उनको शर्मा जी ने चोरी कर लिया। तो मुखिया जी देखिए पंचायत बुलाएंगे कि चलिए बैठ के, और वहाँ पर फैसला आराम से हो जाएगा। मानिए किसी व्यक्ति का खेत में कुछ कबाड़ लिया गया, कुछ काट लिया गया फसलों को, तो क्या कहीं पर जा सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या, नहीं ना। तो ये इसलिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं को कौन सॉल्व करेगा, तो मुखिया जी सरपंच साहब मिल करके आपका सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि आपके छोटे छोटे समस्या भी सॉल्व हो गए और व्यक्ति राजनीति से जुड़ भी गए। तो इसलिए ग्राम पंचायत की गठन किया गया। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसमें भी बहुत मज़ेदार पॉइंट पढ़ाया जाएगा आपको, ताकि आपको बस आप इसको नोट्स की करते जाइएगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो। और अभी इसका पॉइंट नोट कर लीजिए, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज। अगला टॉपिक मेरा क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए बात क्या है, हमारा संविधान बना तो देखिए समय के साथ साथ कुछ चेंजिंग हर एक जगह आता है। ऐसा नहीं होता है कि जो एक बार बन गया तो वो बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर एक जगह कुछ चेंजेज आने चाहिए, समय के साथ उसमें बदलाव आने चाहिए, क्योंकि जो पानी एकत्रित रहता है वो सड़ने लगता है। उसमें हमारे संविधान में भी है, समय बीतता गया उसमें संशोधन होती गई। हमारे संविधान में अब तक 102 से 103 संशोधन हो चुके हैं। तो क्या है, ये समय के अनुकूल देखा जाता है कि समय किसी की डिमांड है उसके अनुसार संशोधन किया जाता है। अब संशोधन में भी पढ़ाएंगे तो 2-3 टाइप की हो जाती है। देखते एक है अभी सबसे लेटेस्ट आपको सुना रहे हैं, कुछ दिन पहले कुछ साल, ये लगभग 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जो EWS का यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि गरीब स्वर्ण लोगों के लिए आरक्षण की हमारे सरकार ने व्यवस्था की थी, वो 10% का। जैसा कि आप जानते हैं पहले हमारे जो आरक्षण थे वो सिर्फ OBC, SC और ST को मिलते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि जो गरीब स्वर्ण थे, यानी जो गरीब है, जो वो सक्षम नहीं है उतना, उनको भी 10% का सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की। आज जैसे कि हमारे संविधान में प्रावधान था कि आरक्षण की जो मैक्सिमम सीमा होती है वो 50% होनी चाहिए। तो लेकिन उस संविधान से हटकर, यानी जो नियम बनाए गए थे उनको बदल कर, यानी उसमें संशोधन करके ये नियम लाया गया कि नहीं, जो आरक्षण की यानी कि जो सीमा थी रिजर्वेशन की, उसको 50 से 60% किया गया और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। ये अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से अमेंडमेंट होती है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसका नोट कर लीजिए, टॉपिक क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक विकास। चलते हैं अगला टॉपिक पर हम, ये है इमरजेंसी। अब देखिए इमरजेंसी के जैसे नाम लेते होंगे तो आपको याद आता होगा 1975 यानी इंदिरा गांधी का शासन, जिससे पूरा देश में आपातकाल लागू की गई थी। अभी तक हमारे देश में आपातकाल 3 बार लागू हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको वो नज़र आता होगा। लेकिन इमरजेंसी ऐसा नहीं कि सिर्फ वही था,
इमरजेंसी बहुत बार लग चुका है और इमरजेंसी 3 टाइप से आपको पढ़ने को मिलेगा। एक स्टेट इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इकोनॉमी इमरजेंसी जो आपको देखने को मिलेगा। जो वो क्या होता है जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो। और जब इमरजेंसी जब लागू होती है तो सारे पावर किनके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। जब स्टेट इमरजेंसी आती है तो अब देखते हुए बोला जाता है कि अभी राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया है, राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? यानी जब किसी राज्य में वहाँ की सरकार उस राज्य को चलाने में समर्थ ना हो तो उसे वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है, यानी गवर्नर शासन वहाँ करता है, उसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। चलते जब आएंगे तो वहाँ पर ही पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या कौन कौन से आपातकाल हुए थे, कितने आपातकाल है, कि टाइप के होते हैं, सबके बारे में पढ़ा जाएगा आपको। और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए होगा। अगला टॉपिक है आपका बढ़ामा स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। अब देखिए राज्य सरकार का काम क्या होता है। अब देखिए आपने अभी तक जो पढ़ा वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में सुना। अब जानते हैं कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकारों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, कुछ नियम बनाने के लिए होते हैं कि वो अपने राज्य के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं हमारे बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी का फोटो दिखा रहा हूँ जो कि शपथ ले रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार केंद्र में देखते होंगे कि प्रधानमंत्री को या केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर दिलाते हैं। तो इस प्रकार से आप राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग राज्यों के अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे नियम पर बताऊंगा जो कि सब राज्यों के लिए कॉमन है, जो कि आपके एंट्रेंस में मेन रूप से फोकस करेंगे हम। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को देख लिए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग ने अच्छे से नोट्स भी किया होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, और हमारे जितने भी मेंटर्स हैं जो भी पढ़ाते हैं उसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और मेरा जो टॉपिक है आज तो नोट्स बना लीजिए, अगला दिन से जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट यानी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन भी साथ में सोल्व करवाऊँगा, तो आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप जो बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए ताकि आप BHU तक आराम से आ सको। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।